नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर बैन को हटाने के एक आदेश को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि इस आदेश से आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर लगे बैन को हटा दिया गया है। 58 साल पहले 1966 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया था और एक बार फिर यह विवाद शुरू हो गया है। सरकारी कर्मचारियों का आरएसएस की शाखाओं में शामिल होना अब गुनाह नहीं रह गया। केंद्र सरकार ने आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगा बैन हटा दिया। हालांकि गृह मंत्रालय के आदेश 9 जुलाई का ही है, लेकिन जैसे ही इससे पर्दा हटा, विपक्षी दलों ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। हालांकि आरएसएस ने केंद्र सरकार के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इसे नाकाबिले कबूल बता दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र निर्माण के विभिन्न कार्यों में और समाज सेवा के जितने भी कार्य उसमें संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा हो, एकता का विषय हो, देश की अखंडता का विषय हो या प्राकृतिक आपदा के समय हो, ऐसे सभी समय पर पूरे समाज को साथ में लेकर संघ जो है समय समय पर कार्यरत रहता है। और ऐसे सभी कार्यों का विभिन्न प्रकार के समाज के जो प्रमुख लोग हैं उन्होंने ऐसे कार्य की सराहना भी की है और उन्होंने संघ के योगदान को महत्वपूर्ण भी बताया है। देखिए, मुझे तो ये आरएसएस और भाजपा की जुगलबंदी लगती है। कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने जो टिप्पणी उठाई भगवान को लेकर, सुपरमैन को लेकर, उनकी नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए आज भाजपा सरकार इस प्रकार के रूलिंग निकाल रही है। और हमें पता है, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे एनटीए में हो, आज देश की जो दुर्दशा है वो इसलिए ही है क्योंकि आरएसएस के लोग अब सरकार के हर वर्ग में घुस रहे हैं। कि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने लगती है तो आखिरी समय सांप्रदायिक राजनीति को जिंदा रखने के लिए, और ये तो बड़े सेंसिटिव चीज़ है कि अगर अधिकारी सेंसिटिव पोस्ट पर जाएगा और उसका व्यवहार आचरण किसी संस्था से या पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका किया जाएगा, वो तो हम उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वो कर रहे हैं। देखिए, यही मैंने ट्वीट किया है कि पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब खाकी का काम कर रहे थे, खाकी शॉर्ट्स पहनकर काम कर रहे थे, पर डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे। अब खुलेआम डिक्लेयर कर पाएंगे। पर देखिए, कितनी शर्मनाक बात है कि आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जिनको गवर्नमेंट अफसर जो होते हैं, जिनको भारत माता के लिए काम करना चाहिए और हर सरकारों को ये प्रमोट करना चाहिए कि भारत माता के इंटरेस्ट को आगे रखें, अब वो अपने आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को रखकर आगे बढ़ेंगे। ये शर्मनाक चीज़ है। जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से लिया था, उसका हटना एक स्वागत का निर्णय है और मैं समझता हूं ये इस प्रकार के देशभक्त और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सोच जो लगातार नकारात्मक रही है, कांग्रेस पार्टी का रवैया जो राष्ट्रवादी और देशभक्ति के खिलाफ रहा है। सरदार पटेल ने जो शुरू किया था कि आरएसएस का काम और सरकार का काम अलग है, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी मालूम है कि ये सब करने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं, तो अब क्यों बदल रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि सरकारी लोग को कुछ और लॉयल्टी के साथ काम करना है या सिर्फ देश के लिए काम करना है? कभी भी एक अगर उनके जो भी इंक्लिनेशन है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, राजनीतिक जो है, वो तो दिखाना नहीं है, उसके बेसिस पे काम नहीं करना है। लेकिन अगर आप अभी खुलेआम से आप मेंबर भी बन जाएं आरएसएस के, तो उसका मतलब क्या है? किस ऑब्जेक्टिविटी से आप आपकी काम करेंगे? इम्पार्शियलिटी को क्या हो गया अभी सरकार में? ये पूछने लायक बात है इस चीज़ तो उसमें तो कांग्रेस से पहले कहा कि अटल जी ने भी नहीं हटाई थी, उसके पहले जो सरकार की जनसंघ के समर्थन से जनता पार्टी उसने भी नहीं हटाई थी। तो उन्होंने क्यों नहीं हटाई? तो पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार थी, उसने भी नहीं हटाई थी। अब क्या बात है? पहले इस सवाल का जवाब दे भाजपा। पहले चोरी
छुपे जाते थे, अब सरकार ने अधिकतर ऊपर कर दिया, अब उसका कोई इलाज निकाला जाएगा विपक्ष की तरफ से। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते, वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। कितने अधिकारी कहते हैं कि मैं संघ की शाखा में जाता हूं, मैं संघ से जुड़ा हुआ हूं। वो पहले पिछले दरवाजे से थे, अब सामने से हैं। भाई सरकार है, कुछ ही कर लो। अब मैं तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करता हूं कि उन्होंने सोच समझ के कुछ अगर बैन किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। आरएसएस वही संगठन है जिस पर 1947 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि अच्छे आचरण का आश्वासन देने के बाद यह प्रतिबंध हटा लिया गया था, लेकिन 1966 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया, जिसे अब मोदी सरकार ने हटा दिया। केंद्र सरकार के मेमोरेंडम को साझा करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद अच्छे आचरण का आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया और ये सही निर्णय भी था। ये 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया आधिकारिक आदेश है। 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि जब जनता ने बीजेपी के संविधान बदलने की मंशा को चुनाव में ध्वस्त कर दिया तो बीजेपी ने संविधान को नुकसान पहुंचाने का दूसरा रास्ता इजाद कर लिया। लेकिन इंडिया गठबंधन संविधान बचाने की लड़ाई नहीं छोड़ेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में खड़गे ने लिखा, 1947 में आज ही के दिन भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था और सरदार पटेल ने उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। 4 फरवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोदी जी ने 58 साल बाद सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर 1966 में लगा प्रतिबंध हटा दिया। हम जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने सभी संवैधानिक और स्वायत्त संस्थानों पर संस्थागत रूप से कब्जा करने के लिए आरएसएस का उपयोग किया है। मोदी जी सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटाकर सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। ये सरकारी दफ्तरों में लोक सेवकों की निष्पक्षता और संविधान के सर्वोच्चता के भाव के लिए चुनौती होगा। सरकार संभवतः ऐसे कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि जनता ने उसके संविधान में फेरबदल करने की कुत्सित मंशा को चुनाव में परास्त कर दिया। चुनाव जीतकर संविधान नहीं बदल पा रहे तो अब पिछले दरवाजे से सरकारी दफ्तरों पर आरएसएस का कब्जा कर संविधान से छेड़छाड़ करेंगे। यह आरएसएस द्वारा सरदार पटेल को दी गई उस माफीनामा व आश्वासन का भी उल्लंघन है जिसमें उन्होंने आरएसएस को संविधान के अनुरूप बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के एक सामाजिक संस्था के रूप में काम करने का वादा किया। विपक्ष को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगे भी संघर्ष करते रहना होगा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले को अनुचित और संविधान विरोधी बताया, तो लगे हाथ इस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने लिखा, सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देश हित से परे, राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय ताकि सरकारी नीतियों व इनके अहंकारी रवैयों आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो। सरकारी कर्मचारियों को संविधान व कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित व जन कल्याण में कार्य करना जरूरी होता है, जबकि कई बार प्रतिबंधित रहे आरएसएस की गतिविधियां काफी राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही हैं। ऐसे में ये निर्णय अनुचित तुरंत वापस हो।
बीजेपी और आरएसएस का कहना है कि 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने आरएसएस और जनसंघ के प्रभाव को कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया था, जो कहीं से जायज नहीं था। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी खेमे का सवाल है कि अगर आरएसएस संदेह के घेरे में नहीं था तो फिर सरदार पटेल ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया? आरएसएस ने अपने कार्यालयों में तिरंगा क्यों नहीं फहराया? 10 साल तो भाजपा रहे, अटल जी रहे, कांग्रेस सरकार रही, किसी ने ये छूट नहीं दी। फिर आज आरएसएस को छूट मिली है तो कल दूसरे सांप्रदायिक संगठन कुछ वो भी कहेंगे कि जब उनको मिली तो हमें मिलो। तो क्या करना है, सरकारी कर्मचारी को निष्पक्ष नहीं रखना। नड्डा साहब ही तो बोले थे कि हमें उनके राजनीतिक समर्थन की जरूरत नहीं, हम ऐसे जीत जाएंगे, यानी वो पॉलिटिकल है। मतलब असल में दिक्कत क्या है ना, बीते दिनों भगवान वाले पे बड़ा घेर दिया, आप लोग सब जानते हैं। नॉन बायोलॉजिकल जो एंटिटी उन पर सवाल हुआ, तो ये एक दूसरे को थोड़ा पुष्ट करने की कोशिश हो रही है। इस देश का मिजाज स्वीकार नहीं करेगा। और मैं तो समझता हूँ कि बाकी जो दो घटक सहयोगी दल है, जदयू और तेलुगु देशम, क्या सोच रहे हो भाई, पाँव के नीचे की जमीन निकल जाएगी। जो भाग लेने के लिए जो बैन था, जहाँ तक मैंने देखा हूँ मीडिया में, दैट हैज बीन विथड्रॉन, क्योंकि ये तो आरएसएस तो इसमें कोई गलती तो नहीं है, कुछ उल्लंघन नहीं है जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बहुत लोग आज भाग लेते ही लेते हैं। क्योंकि वर्तमान सरकार तो आरएसएस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है, राजनीतिक मंच है, तो उनको तो हटाना ही था, बल्कि उन्होंने काफ़ी विलंब किया उसको हटाने में, ऐसा लगता है। ये देश के लिए स्वागत योग्य कदम है और इसलिए कांग्रेस तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और आरएसएस इसलिए जो ओवैसी जैसे लोग या कांग्रेस जैसे लोग जो हमेशा देश के लिए तुष्टीकरण की ही राजनीति करते रहे, ऐसे लोगों की बात तो सुनने की जरूरत नहीं है। आरएसएस को सबसे पहले बैन करने का काम सरदार पटेल ने किया था और उसके पश्चात दोबारा आरएसएस बैन हुई थी और वो बैन जो है अभी तक चली रहा है। इनफैक्ट उसको रिवोक नहीं किया गया था। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर सरकारी आदेश सही है या गलत है, ये सरकार को खुद को तय करना होगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की परिपाटी जो है वो देश में नहीं लागू होनी चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आज उनकी भावना के अनुसार जो उन्होंने इस देश में आज़ादी के बाद कानून बनाया था, उस आदेश का उल्लंघन करके वो अपने चरित्र को दर्शा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि वो सरदार पटेल साहब का कितना सम्मान करती है। वो छुप कर करते थे, अब खुलेआम करेंगे। पहले भी देखिए, पार्लियामेंट की स्टाफ की लिस्ट देख लीजिए, जब से ये सरकार आई है, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, जुडिशरी देख लीजिए, एकेडमिशिया देख लीजिए, हर जगह इन्होंने प्लांट करके, इनको गरीबों से मतलब नहीं है, बेरोजगारों से मतलब नहीं है। अगर कोई गरीब घर का बच्चा बेरोजगार होगा तो उसको नहीं मिलेगा, इनका हाफ पैंट वाला होगा तो उसको नौकरी मिल जाएगा। तो ये पहले छुप के क्या करते थे, अब बेशर्मी के साथ करेंगे। देखिए, आरएसएस एक पॉलिटिकल विंग है। अगर सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल विंग में जाएंगे और उनसे मुतासिर होंगे तो क्या वो अपनी सीट पे बैठ के इंसाफ कर पाएंगे? ये आदेश जैसे चला आ रहा था वैसे बरकरार रहना चाहिए था, ताकि एक निष्पक्षता हर इंसान को ये महसूस होती कि किसी भी के साथ धर्म के आधार के ऊपर भेदभाव नहीं किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पूर्व के केंद्र सरकारों ने 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया है जिनमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ साथ आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए और सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के स्तर पर यह वैध बना हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कांवड़ियों के रूट में पड़ने वाले होटल मालिकों को अपने नाम की पट्टी लगानी होगी। फलों के ठेले वालों को भी अपने नाम की पट्टी लगानी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने के साथ ही यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।
अब ठेले पर नहीं लगाना होगा नेम प्लेट। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश देने वाली यूपी और उत्तराखंड मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि दुकानों पर नाम लिखने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। अगली सुनवाई तक किसी को जबरन नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फौरी रोक लगाने के साथ यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को नोटिस जारी किया और शुक्रवार तक जवाब मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो मुजफ्फरनगर पुलिस की डायरेक्टिव थी, उस डायरेक्टिव को पढ़ा, समझा और ये पाया कि ये डायरेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से बियॉन्ड ट्रैवल कर रहा है। एंड कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। अगली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने नेम प्लेट वाले फरमान के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। लिहाजा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, महुआ ने इसे संविधान और जनता की जीत बता दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी नेम प्लेट पर रोक को संविधान की जीत बताया। बीजेपी को ना चाहते हुए भी अदालत के फैसले का सम्मान करना पड़ा। जो बेसिक मुद्दा था विच वॉज दैट, वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा, जो आज भी सब जगह है वेज या नॉन वेज फूड। सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश और इस पिटीशन पर सुनवाई के लिए अगली तिथि लगाना दोनों प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई मेरी उस नोटिस जो मैंने आज दी थी 267 में राज्यसभा में, जिस पर मैंने कुछ कहा भी है, उसको सही साबित करता है कि ये विभाजनकारी है, समाज में संविधान की मंशा के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। सरकार की नाकामी बारिश से भी नहीं बचा पा रही सरकार की ये नाकामी है कि बारिश से भी नहीं बचा पा रही, सोचिए। और मैं जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि जो तीर्थयात्री हैं उनको धार्मिक राहत की सांस मिल सके। तमाम तरह से डिस्क्रिमिनेशन ये देश सदियों झेलता रहा। अब और कितना बांटोगे? क्या माथे पे लिखवा ले लोग? क्या करें? कैसे आपको भरोसा होगा कि सब लोग प्रेम भाव से रहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा पहले प्रयोग करती है, फिर उसका उपयोग करती है। पहले भी कई प्रयोग हुए, राजनीतिक प्रयोग है। उम्मीद है उनको लगता है इसका उपयोग होगा, लेकिन जब तक हम जैसे लोग हैं, हम बटने नहीं देंगे लोगों को। कोर्ट का जो आदेश है वो सर माथे है, उसका सम्मान करते हैं, परंतु जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो शाकाहारी लोग हैं, शाकाहारी को ये नहीं पता चलता है कि यहाँ क्या बनता है क्या नहीं बनता। अगर उसके ऊपर कुछ चिन्ह होगा लगा हुआ, लिखा हुआ होगा, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी में जाएगा, मांसाहारी है मांसाहारी में जाएगा। तो उसके लिए जो कोर्ट का फैसला आया है उसका सम्मान है। तंत्र के हक में ये अच्छा फैसला है। इससे दुर्भावना और भेदभाव फैलाने की कोशिश थी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, क्योंकि हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था को। अगर कोई वाल्मीकि ढाबा लिख के बैठ जाएगा, कोई जाटो ढाबा लिख के बैठ, उसके यहाँ तो लोग खाना बंद कर देंगे। जो जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर चल रही है, मनुस्मृति जब पढ़ाने की बात हो रही है इस देश में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को किस ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। Glad that the Supreme Court has put a stay on that, and I think the state governments must now withdraw those orders.
फैसला बहुत गलत था और मुझे खुशी है माननीय न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, क्योंकि माननीय न्यायालय इस बात को कभी नहीं देख सके देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, देश की जो संविधान की मूल भावना उसके विरुद्ध कोई काम हो। ये बीजेपी के लोग केवल नफरत फैलाने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं, जिसको माननीय न्यायालय ने स्टे लगा के, रोक लगा के बहुत स्वागत योग्य काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला, उनका आदेश गैर संवैधानिक है, भारत की मूल आत्मा के खिलाफ है, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ। और जब से